Okay, the given question is test the consistency of the system and solve. Equation are these. So first we rewrite the equation in matrix form. So the matrix form of the system of equations is capital AX is equals to B, where capital A is कैपिटल ए अपना क्या आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 5 3 7 सेकंड इक्वेशन में 3 26 एंड 2 एंड इक्वेशन 3 में है 7 2 10 this is the matrix A. Then secondly matrix B, x is equals to capital X Y Z. This is the column matrix of unknown variable, and the third matrix is matrix B, and this is 4 9 and 5, right? मैट्रिक्स ए भी मिल गया, एक्स भी मिल गया, बी भी मिल गया. इसके बाद हम क्या बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. सो द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज A colon B. The matrix A colon B is equals to पहले मैट्रिक्स से एज इट इज उतार दिया 5 3 7 3 26 2 7 2 10 10 colon 4 9 and 5. This is the augmented matrix. Now we convert this augmented matrix in echelon form. To convert this echelon form, so first we have to reduce these two elements equal to 0. इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है with the help of first element, and that is 5. So first we applying on second row 5 into R2 minus में 3 into R1, and on third row R3 पे ऑपरेट करना है 5 into R3 minus 7 into R1, right? Then matrix A B equivalent to फर्स्ट रो आप एज इट इज लिख लीजिए 5 3 7 4. अब सेकंड रो में देखिए क्या चेंजेस आ रहा है 5 into 3 15 3 into 5 15 15 minus 15 is 0, right? Then 26 into 5 130 130 minus of 3 3s are 9 121. Then 5 into 2 is 10, 7 into 3 21, 10 minus 21 is minus of 11, and 5 into 9 is 45, and 4 into 3 is 12. 45 minus 12 is 33. तो जी आपकी सेकेंड रो देखें रिड्यूस होके क्या आ गई 0 121 माइनस ऑफ 11 एंड 33. देन थर्ड रो पे आपने ऑपरेट किया है 5R3 minus 7R1, ये तो हो गया आपका 0, राइट? देन 5 into 2 10, 7 into 3 कितना हो गया 21,
ठीक है, 10 minus 21 is minus of 11. Then next, 10 into 5, 15, 7 into 7, 49, 50 minus 49 is plus 1. Then 5 into 5 is 25, 7 into 4, 28. Minus किया कितना बचा? Minus of 3. ठीक है, 25 minus 28 is minus of 3. अब आपके पास ये वाला एलिमेंट देखे minus 11, 1 माइनस. अब इस एलिमेंट को अगर मेरे को जीरो करना है तो वो भी आसानी से अपन जीरो कर सकते हैं. ठीक है, तो अब इसको अपन टारगेटेड लेके जीरो करें तो याद है कि कितना है 11 में 11 का मल्टीप्लाई हो जाए तो 121 बन सकता है. तो आपने क्या किया, थर्ड रो पे ऑपरेट किया. नेक्स्ट वी अप्लाई on third row. Now we apply on third row R3. R3 पे आपने क्या ऑपरेट किया, 11th into R3 plus R2, क्योंकि ये अपोजिट साइन में है इसलिए ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट 0 मिलेगा. सो द AB is equivalent to, क्या मिला रिजल्टेंट, फर्स्ट रो 5, 3, 7 and 4. सेकेंड रो 0, 121 minus 11 plus of 33. अब यहां देखें 11 into 11 121 माइनस के और ये प्लस के 121. दिस इज 0. 11 into 1 11 प्लस के और ये माइनस 11. दिस इज ऑल्सो 0. माइनस ऑफ 3 into 11 माइनस 33 प्लस 33. दिस इज ऑल्सो 0. ओके, तो देखिए लास्ट रो आपकी कंप्लीटली जीरो में कन्वर्ट हो गई. ठीक है, लास्ट रो आपकी कंप्लीट जीरो हो गई. उससे प्रीवियस वाले में अब इसको जीरो बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट रो की हेल्प ले सकते हैं. फर्स्ट रो की हेल्प से अगर इसको जीरो करते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए आप इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे और बता देंगे विच इज द एक्लॉन फॉर्म ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ओके, अब एक्लॉन फॉर्म मिल गई है तो हम क्या निकाल सकते हैं, रैंक. ओके, तो नेक्स्ट वी फाइंड द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एज वेल एज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए. तो पहले देखिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है. So the rank of AB, rank of A colon B means number of non-zero rows in equation 1. ये जो अपन ने इक्वेशन 1 बनाई इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली 2. Okay, so the rank of AB is become 2. And secondly, we find the rank of matrix A. The rank of matrix A is equals to. अब आप ये कॉलम के बाद वाले अगर हिस्से को अगर हम छोड़ देते हैं, केवल इस वाले हिस्से को लिख लें एक अलग साइड से, एक अलग मैट्रिक्स बना के, तो इस वाले में भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2, फर्स्ट और सेकंड. तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए भी क्या आ जाएगा आपका 2 के इक्वल आ जाएगा. राइट, तो अपन क्या देख रहे हैं, कंक्लूजन क्या बन रहा है कि रैंक ऑफ ए बी मींस रो ऑफ ए बी इज रो ऑफ ए, मींस ए और ए बी की रैंक आपस में इक्वल है. और वो किसके इक्वल आ रही है, 2 के. दोनों का रैंक इक्वल है इसलिए कंसिस्टेंसी आपकी प्रूफ हो गई. तो हम क्या लिख सकते हैं, सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्ट. ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि प्रीवियस के 2-3 क्वेश्चन अपन सेम ऐसे ही कर चुके हैं. राइट, सिस्टम में कंसिस्टेंसी तो आपने बता दी. नाउ
वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। अब कंसिस्ट है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी वो देखना है। और इस टाइप का क्वेश्चन अभी प्रीवियस में अपन ने नहीं किया। अभी तक अपन ने केवल यूनिक सोल्यूशन के क्वेश्चंस किए हैं। अब अपन इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो सीखना है इस क्वेश्चन में। ओके, अब कंसिस्ट हो गया तो अब अपन को सॉल्यूशंस बताने हैं। तो सॉल्यूशंस बताने के लिए अगला फिर से अपन को टेस्ट लगाना है। नाउ नेक्स्ट वी सी द रो ऑफ ए बी is equals to rho of A, and this is less than small n, that is number of unknown variables। ठीक है ना, रेंज कितनी ए बी की 2, ए की कितनी 2, अननोन वेरिएबल्स कितने 3। ये लिखे थे आपने एक्स वाई जेड, अननोन वेरिएबल्स आपके कितने थे 3, और रेंज कितनी आई 2। तो कंसिस्टेंसी में आपने दो पार्ट पढ़े थे। फर्स्ट केस, अगर अननोन वेरिएबल्स और रेंज आपस में इक्वल हो जाए तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन रेंज अगर अननोन वेरिएबल से कम हो जाए तो फिर सॉल्यूशन यूनिक ना हो के क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि रेंज इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, देयरफॉर सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, देयरफॉर सो सिस्टम हैव infinite many solutions। ठीक, अब ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कैसे निकालते हैं इस चीज को बहुत अच्छे से सीख ले अब यहाँ पे, है ना। जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की बात आएगी तो सबसे पहले अपन क्या निकाल के देखेंगे, n माइनस आर। ठीक है, ऑल्सो n माइनस आर। अब n माइनस आर का मतलब क्या है, n मीन्स नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, कितने हैं आपके पास में 3। r मीन्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स, चाहे वो ऑगमेंटेड की हो चाहे वो a की हो, कितनी थी 2। n माइनस आर कितना आ गया 1। तो ये जो अननोन वेरिएबल और रेंज का डिफरेंस रहता है वो डिफरेंस हमको ये बताता है कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स, कितने अननोन वेरिएबल जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट से हमारा मतलब जो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल जो है इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को आप सपोज कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद सपोज कर ले कि ये वेरिएबल में उसको जो भी वैल्यू आप दोगे वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और आपकी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या निकालेंगे, n माइनस आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। n माइनस आर आपके पास में 1 आया है तो इस 1 का मतलब क्या है, देयर इज 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपन ने यहां पे क्या बता दिया कि n माइनस आर इज इक्वल टू 1 मीन्स 1 वेरिएबल विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 1 वेरिएबल विल बी linearly इंडिपेंडेंट। राइट, अब ये एक वेरिएबल लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसको आप जो भी यहाँ पे 3 थे एक्स वाई जेड में से किसी भी एक को आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे दीजिए। तो अपन ने मान लिया से
z is equal to k। मीन्स मैंने जो x y z तीन अननोन वेरिएबल से इसमें से एक तो मैं सपोज कर सकता हूं, उसमें से मैंने z को सपोज कर लिया, वो किसके इक्वल है, k के इक्वल है। आप y को सपोज करना, y को करो, x को करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल जो आपके रिजल्टेंट है दिखने में सबके अलग अलग दिखेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो आपकी तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब z इज इक्वल टू k मान लिया अपन ने, तो बचा क्या, x और y। x और y निकालने के लिए वापस से इक्वेशन 1 को अपन रीराइट करके इक्वेशंस बनाएंगे जैसे यूनिक सॉल्यूशन में किया। ओके, अगेन बाय इक्वेशन 1 इसको रीराइट किया तो क्या आ गई पहली इक्वेशन, 5x + 3y + 7z = 4, इक्वेशन 2 कह दिया। देन 121y - 11z = 33, इसको कह लिया इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन में z की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते तो अपन को y मिल जाएगा, और z आपने क्या सपोज किया है, k के इक्वल, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। यहां हमने z की वैल्यू पुट करी, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 3, पुट z = k इन इक्वेशन 3। तो क्या आ गया आपके पास, देखिए 121y - 11th of k, 121y - 11k = 33, और y की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा, y = 33 + 11th of k अपॉन में 121। यहां से आप 11 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 11th आपने कॉमन लिया, क्या बचा, 3 + k अपॉन 121, और 11 से जब कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 + k अपॉन में 11। तो z की वैल्यू आपकी कितनी, k, y की वैल्यू कितनी, 3 + k। अब क्या बच रहा है आपका x, तो y और z की जो भी वैल्यू आपने मालूम हुई है उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, राइट। सो पुट y = 3 + k upon 11 and z = k in equation number 2। तो देखिए क्या आ जाता है आपके पास में, 5x = 4 माइनस, पूरे को मैंने राइट में ले लिया, क्या आ जाएगा 3 × y, y कितना 3 + k upon 11 माइनस ऑफ 7z मतलब 7 × k, और इस पूरे को आप एलसीएम लेके सिंपलीफाई करके फिर इस 5 से राइट हैंड साइड में आपने और डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो आपको जो x की वैल्यू मिली वो कितनी आ जाएगी, 7 - 16k upon 11। सो x = 7 - 16k, 7 - 16k अपॉन में 11। तो ये आपका x का आंसर हो गया, ये y का आंसर हो गया, और ये z के लिए आंसर हो गया। These called इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इसको समझे, अगर मैं k की जगह कोई भी नंबर जो भी आपको समझ में आ रहा हो, 1 2 3 4 5 6 प्लस में माइनस में, आप कोई भी नंबर चूज कर लें k की जगह, और फिर x y z जो भी आ रहे हो वो आप तीनों इक्वेशन में रख के देख लें, हर सिचुएशन में तीनों इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाले पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए k की हर एक वैल्यू के लिए आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसलिए मैंने वहां पे z की जगह कोई नंबर चूज नहीं करूंगा, मैं एक कोई कांस्टेंट चूज करूंगा, और उस कांस्टेंट को बाद में आप जो भी वेरी कराना चाहते हो
वो वैल्यू आप दोगे, वो बिल्कुल आपके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर ये वाला क्वेश्चन कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हमको कैसे निकालना है? जी, किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। का ये समझ में आ गया? z इज इक्वल टू के हम क्यों मान रहे हैं? नो सर। ये नहीं समझ में आया। चलिए, और किसी को नहीं, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो, z की जगह के क्यों माना? सर समझना है। यस सर। सर मुझे भी सर समझ में नहीं है सर, बता दीजिए थोड़ा। कि हम कब लेंगे? अभी अपन ने क्या देखा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बन रहा था। यह तो समझ में आ गया ना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों है? ये भी नहीं समझ में आया? इतना तो समझ में आ गया ना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों है? नहीं समझ में आया सर, बता दीजिए फिर। इनफाइनाइट क्योंकि आपने जो रैंक निकाली इस मैट्रिक्स की, इक्वेशन 1 की रैंक कितनी आ रही है? 2, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रे जो है नॉन जीरो रो है, थर्ड वाली जीरो रो है ना? तो क्योंकि इसमें नॉन जीरो रोज केवल 2 है, तो आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक 2 ही आ रही है और मैट्रिक्स ए की भी रैंक 2 आ रही है। देखिए यहाँ पे भी केवल फर्स्ट और सेकंड ये दो रो आपकी नॉन जीरो है, तीसरे वाली रो तो यहाँ पे भी जीरो है, चाहे आप मैट्रिक्स ए ले चाहे ए बी ले, दोनों ही कंडीशन में आपकी रैंक कितनी आ रही है? 2। लेकिन जो आपके अननोन वेरिएबल्स थे, 3 थे, पहला x, दूसरा y, तीसरा z। अननोन वेरिएबल्स कैसे हैं? रैंक से गिनती में ज्यादा है, और जब भी अननोन वेरिएबल्स रैंक से ज्यादा होंगे तो आपका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर? कल भी लिखवाया था आपको मैंने, कल जो नोट्स प्रोवाइड किए उसमें लिखा हुआ है ये चीज। ठीक है, हो सकता है टाइम नहीं मिला पढ़ने का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है? जब रैंक वेरिएबल से कम होगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और रैंक और वेरिएबल इक्वल होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, अब जब भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस आएगा, जैसा कि यहां पे आया है, तब हम क्या करेंगे? n और r का डिफरेंस निकालेंगे। n और r मतलब वेरिएबल और रैंक का डिफरेंस हम देखेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल्स आपके कितने थे? 3। ठीक है, रैंक कितनी थी? 2। 3 - 2 कितना होता है? 1। तो ये जो डिफरेंस आता है 1, ये डिफरेंस के बराबर अपन जो है वेरिएबल्स को अपने हिसाब से कोई भी सॉल्यूशन मान सकते हैं। तो यहाँ पे n - r आपके पास कितना आ रहा था? केवल 1। तो अपन ने क्या किया? एक वेरिएबल जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा वो हम अपने हिसाब से उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। अपन कोई नंबर ना चूज करके उसको अपन ने क्या चूज कर लिया? के नाम दे दिया। अब इस के की जगह आप कोई भी नंबर भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो नंबर आप उसको प्रोवाइड करोगे वो क्या कहलाएगा? एक अकेला नंबर कहलाएगा। लेकिन यहां मैंने के क्या बोला? के में बी एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये हम कब मानेंगे? जब हमारे n और r का डिफरेंस 1 आ रहा हो। ठीक है, 1 आएगा तो एक वेरिएबल को हम सपोज करेंगे 2 आ रहा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास n 3 होता और r 1 होता तो क्या था? 3 - 1 is 2। तो ऐसी सिचुएशन में हम दो वेरिएबल्स को अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे यहां मैंने के दिया तो मैं एक को k1 मान लेता, दूसरे को k2 मान लेता। अब जो बचा हुआ तीसरा होगा, तीसरा वेरिएबल, उसको अपन ये जो अपन इक्वेशन बनाते हैं इक्लॉन फॉर्म में, उसकी हेल्प से बचे हुए वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो के कहां से आ रहा है? जो अपनी रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल का डिफरेंस रहेगा, वो डिफरेंस जो भी आएगा
उतने अननोन वेरिएबल्स हम अपने हिसाब से सपोज कर सकते हैं, और जो भी आप सपोज करोगे वो आपको एक सोल्यूशन आपका वो हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग वेरिएबल्स आप एक्लॉन फॉर्म को रीराइट करके सोल्यूशन बाकी वेरिएबल्स के लिए निकालेंगे। क्लियर? अब एक चीज और, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल z को k माना था, आप वेरिएबल y को भी k मान सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल फर्क क्या पड़ेगा, ये जो आप यहाँ पे y की वैल्यू निकाल रहे हैं वो अगर k हो जाएगी तो आपकी x की वैल्यू चेंज होके आएगी। अगर आप x को k मानेंगे तो y और z की वैल्यू बदल के आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी वैल्यू गलत होगी, वो आपकी वैल्यू भी सही होगी अगर वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो गलत कब होगी? डेफिनेटली अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो वो गलत आंसर देगा, और अगर आपने कैलकुलेशन सही किया है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। इट इज इम्पॉसिबल, राइट? अब इसी में मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन जिसमें दो अननोन वेरिएबल हम अपने हिसाब से मान के चलेंगे, ठीक है? यानी n माइनस आर का डिफरेंस जब एक की जगह 2 होगा तो आप कैसे आंसर निकालोगे? क्वेश्चन पूरा वही का वही रहेगा, ठीक है? सिर्फ फर्क क्या होगा, जैसे यार आपने सिर्फ z को k माना था, हम z के साथ साथ किसी एक और वेरिएबल को भी कुछ नाम दे देंगे, ठीक? देखें इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन एंड सॉल्व। टेस्ट भी करना है और फिर उसको सॉल्व करके भी दिखाना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या हो सकती है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 3। 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस ऑफ z माइनस ऑफ 5t is equals to 4. Then x plus 3y minus 2z minus 7t is equals to 5. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है? x plus 2y minus z minus 5t is equals to 4. And the last equation x plus 3y minus 2z minus 3t is equals to 5. ओके, ठीक? अब देखें इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें अपने को नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी दी हुई है? मात्र 3। और 3 इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके कितने दिख रहे हैं? 4। 4 वेरिएबल्स दिख रहे हैं। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया था क्योंकि वो वाला आपके नोट्स में पूरा सोल्यूशन नहीं दिया है, मैंने केवल हिंट दिए है उसमें कि ये एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर उतार लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, तो सर क्या है? इक्वेशन 3 है, वेरिएबल 4 है। तरीका वही है, पहले तो आपने मैट्रिक्स फॉर्म लिख लिया। मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के बाद मैट्रिक्स ए बनाया। मैट्रिक्स ए क्या गया? यहाँ x का कोफिशिएंट 2, y का -1, z का 3, और फर्स्ट इक्वेशन में t नहीं है तो उसकी जगह आप क्या लेंगे? 0। मैंने कहा ना टोटल वेरिएबल 4 है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो उसकी जगह आप 0 यूज करते हैं। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का 2, z का -1,
और t का माइनस ऑफ y। फिर थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का 3, z का -2 और t का माइनस ऑफ 7। अब यहाँ पे कैपिटल X जो है आपका, यहाँ 3 की जगह 4 वेरिएबल्स हो गए, x, y, z एंड t। और कैपिटल B कितना आ रहा है, 3, 4, 5। ये तो हो गया आपका मैट्रिक्स A भी आपने बना दिया, मैट्रिक्स B भी बना दिया, मैट्रिक्स X भी बना दिया। अब अपन को क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेना है और उसकी रैंक फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए क्या आती है रैंक। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये लिख दिया मैंने, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, A कॉलन B इज इक्वल्स टू, फर्स्ट रो है 2 -1 3 0, सेकंड रो 1 2 -1 -5, थर्ड रो 1 3 -2 -7, then colon 3 4 5। ठीक, अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अपन ने कन्वर्ट किया एक्लॉन फॉर्म में। तो पहले तो फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाना है, तो मैंने इंटरचेंज किया, अप्लाई क्या किया, अप्लाइंग फर्स्ट रो इंटरचेंज बाय सेकेंड रो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी उतारते जाना, इसका भी पूरा कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है आपके उसमें नोट्स में, केवल हिंट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। तो इससे जो सोल्यूशन आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो आपके नोट्स में लिखा नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, A कॉलन B इज इक्वल टू, फर्स्ट रो तो क्या बन जाएगी